हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने केस टेकिंग डिस्कस किया, सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी डिस्कस किया, सिमिलरली आज हम अगेन अपने प्रैक्टिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सेकंड प्रिस्क्रिप्शन। इस पार्ट को लेकर के एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है हमारे बीच में कि इसकी कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी है या सिर्फ हम इसको पढ़ते हैं। तो मैं आज एक ये आई ओपनिंग वीडियो लेकर के आई हूँ होम्योपैथ्स को, जिससे समझ में आएगा कि सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन जो हमारी प्रैक्टिस का एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा स्टेप है, एक ऐसा रूल है, अगर आपने उसे सही से नहीं किया तो आपका जो केस है पूरी तरह से फेल हो सकता है या फिर पैलिएशन की तरफ जा सकता है या फिर केस पूरी तरह से अबॉर्ट हो सकता है। तो सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन क्या है, इसकी क्या यूटिलिटी है, इसको सुनने के लिए पूरा वीडियो टिल दी एंड देखें। फ्रेंड्स, वेलकमिंग यू ऑल इन माय पेज लर्न होम्योपैथी विद डॉक्टर ज्योति तिवारी। फ्रेंड्स, मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि हम होम्योपैथी को काफ़ी अच्छे से उसके लॉस को समझ पाएँ और उसकी यूटिलिटी को अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई कर पाएँ। तो देखिए, मान लीजिए आपने कोई प्रिस्क्रिप्शन किया। प्रिस्क्रिप्शन मीन्स कि आपने केस टेकिंग करी, टोटलिटी ऑफ सिम्टम फॉर्म की, अपने पेशेंट को एक रेमेडी प्रिस्क्राइब करी, एक सिमिलिमम प्रिस्क्राइब किया और उस सिमिलिमम ने आपके पेशेंट पर काम किया, दैट हैज़ एक्टेड। उसने अपना एक्शन उस पेशेंट पर किया, रिलीफ मिला, एग्रावेशन हुआ या एम्डोरेशन हुआ या नए सिम्टम आए, कुछ भी हुआ, बट देयर विल बी एक्शन। वहाँ एक्शन होना चाहिए, एक्शन हुआ। तो जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है वो मैंने आपको बताया फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन। आपने अपने पेशेंट को मेडिसिन दिया, उस मेडिसिन ने पेशेंट के अंदर काम किया, ठीक है। काम करने में कई सारे रिएक्शंस आ सकते हैं जो हम आगे चल के बात करेंगे। अब इस रिएक्शन के बाद, मेडिसिन लेने के बाद जो रिएक्शन आया, उसके बाद हम जो स्टेप लेते हैं वो कहलाता है सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन। अब कैसे? मान लीजिए कि हमारा पेशेंट, हमने उसे मेडिसिन दिया और मेडिसिन देने के तुरंत बाद पेशेंट की जो स्थिति थी वो डिक्लाइन हो गई। डिक्लाइन का मतलब है कि और वो बुरी तरह से उसके सिम्टम्स एग्रावेट कर गए या जो उसके सिम्टम थे वो पेशेंट के ठीक ही नहीं हुए, कंडीशन और वर्स हो गई। फिजिकल लेवल पे तो कहीं ना कहीं थोड़ा रिलीफ है, लेकिन मेंटल लेवल पे पेशेंट इज़ नॉट बेटर। वो पूरी तरह से बहुत ही बुरा फील कर रहा है या अच्छा फील नहीं कर रहा है। सो दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। इसका मतलब है कि जो हमारा फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन था इट वॉज रॉन्ग। सो वी नीड टू टेक स्टेप इन दिस केस। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है? स्टेप लेना पड़ता है। क्या स्टेप लेंगे हम? इट मीन्स कि मेडिसिन वॉज रॉन्ग, है ना। और मेडिसिन ने वहाँ पर जाकर के या तो ड्रग प्रूविंग करी है। ड्रग प्रूविंग कैसे पता चलेगा? न्यू ग्रुप ऑफ सिम्टम आए हैं और अगर कंडीशन वर्स हुई है, इट मीन्स कि हमारी मेडिसिन गलत थी। वी नीड टू स्टॉप इट। रेमेडी को हमें यहाँ पर एंटीडोट करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन। सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन के कई सारे स्टेप हैं। वो पेशेंट की पहली जो रेमेडी ली हुई है उसके आधार पर ही किया जाता है। पहली कंडीशन मैंने आपको बताई। दूसरी कंडीशन मैंने ऐसा बताया कि जो भी मेडिसिन आपने आपके पेशेंट को दिया उससे पेशेंट को कुछ एक्सटेंट तक तो रिलीफ लगा, थोड़े दिन तक तो रिलीफ लगा, अगेन उसकी कंडीशन वापस आ गई। आपने फिर रिपीटिशन ऑफ डोजेस करे लेकिन उसकी कंडीशन वापस से फिर आ गई। इट मीन्स कि हमारी जो मेडिसिन है वो या तो हायर पोटेंसी की तरफ जाएगा पेशेंट, आपने रिपीटिशन किया, ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी रिजल्ट नहीं मिला तो आपको पूरा प्लान ही चेंज करना पड़ा ट्रीटमेंट का, ठीक है। इसी में एक कंडीशन और आ जाती है जहाँ पे हम रेमेडी चेंज कर देते हैं। कुछ न्यू ग्रुप ऑफ सिम्टम आ गए जो पेशेंट की कंप्लेंट को बिलोंग नहीं करते, ना तो उसने कभी प्रीवियसली फील किया, ना तो उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट से मैच कर रहे हैं। दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। और ऐसे में हमें मेडिसिन की चेंज करने की तरफ या मेडिसिन एंटीडोट करने की जगह या कई सारी चीज़ें होती हैं जिसकी तरफ जाते हैं। एक सिचुएशन आती है कि हम कोई मेडिसिन दे रहे हैं, रिलीफ तो लग रहा है लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहा है, तो कई बार हमें वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन देनी पड़ती है। ऐसी मेडिसिन देनी पड़ती है जो उस मेडिसिन के एक्शन को कंप्लीट करती है। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन। बोलते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट कर देना, जितना एक्शन वो कर रही थी उसके एक्शन को कंप्लीट कर देना। जिस तरह से आपने नाइट्रोम्यूर का पढ़ा होगा, इग्निशिया क्रॉनिक है, सल्फर एकोनाइट पढ़ा होगा, है ना, और कई सारी सी रेमेडीज हमने पढ़ रखी हैं जो एक दूसरे के एक्शन को पूरा करती हैं, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन कहते हैं। तो अब ये तो मैंने आपको एग्जांपल्स दी। पार्ट ऑफ सेकंड प्रिस्क्रिप्शन क्या है उस बारे में जान लेते हैं। अगर इस तरह की कोई भी कंडीशन हमारे पेशेंट में मिलती है कि पेशेंट को रिलीफ मिल रहा है या थोड़ा सा मिल रहा है या ज़्यादा मिल रहा है या नए सिम्टम आ गए हैं, कंडीशन वर्स हो गई है, तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना है। पहला तो ये कि आपको आपकी रेमेडी का रिपीटिशन करना है क्या, सेकेंड डोज देना है क्या। लाइक आपने उसको 30 पोटेंसी दिया, उसे रिलीफ लगा, लेकिन वापस से कुछ दिन बाद वही कंडीशन, स्टैंड स्टिल सिचुएशन आ गई,
यू हैव टू रिपीट योर डोजेज, रिपीटिशन ऑफ डोजेज जिसे बोलते हैं। आपने अगेन उसे 200 का डोज दिया या 30 का ही दिया था, तो पेशेंट को वापस से रिलीफ लगा, लेकिन फिर उसकी कंडीशन वैसी हो गई, फिर आप हायर डोजेस की तरफ गए, आपने 200 दिया, आप 1 की तरफ गए, पेशेंट को सर्टेन एक्सटेंट तक रिलीफ तो मिला, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहा है, उसकी कंडीशन अगेन एंड अगेन वापस आ रही। इट मीन्स वी नीड टू टेक केस अगेन, हमें फिर से अगेन केस टेकिंग करनी पड़ेगी एंड वहाँ पर रेमेडी प्लान करना पड़ सकता है, चेंज ऑफ रेमेडी करनी पड़ सकती है। इसी में कंडीशन ऐसी होती है कि हमने अपने पेशेंट को मेडिसिन दिया और वहाँ पर न्यू ग्रुप ऑफ सिम्टम आ गए, नए सिम्टम्स आ गए जिसको पेशेंट ने कभी भी अपनी लाइफ में फील नहीं किया एंड दे बिलोंग टू द कैरेक्टर ऑफ रेमेडी। जो रेमेडी आपने अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करी उससे बिलोंग करें। इट मीन्स कि जो रेमेडी आपने दी थी वो प्रूव हो गई है पेशेंट पे। यहाँ पर अगर वो सिम्टम बहुत वर्स हैं, अगर पेशेंट टॉलरेट कर पा रहा है तो वेट एंड वॉच, और अगर कंडीशन वर्स हो रही है, जो शारीरिक और फिजिकल जिसे बोलते हैं, फिजिकल जो स्टेमिना है वो उसे टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, कंडीशन इज़ नॉट बेटर, मेंटली पेशेंट इज़ गोइंग टू वर्स, तो वहाँ पर आपको एंटीडोट करना पड़ता है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पार्ट ऑफ सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन। हमने रिपीटिशन ऑफ डोजेस कर लिए, हमने चेंज ऑफ रेमेडी कर ली, हमने एंटीडोट भी कर लिया। कई बारी क्या होता है कि हमें मेडिसिन के एक्शन को देखने के लिए हमने कोई रेमेडी लाइक हमने कैलकेरिया काब अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया, हमने एकोनाइट प्रिस्क्राइब किया अपने पेशेंट को, उससे रिलीफ भी मिल रहा है, बार बार ही इज़ गेटिंग रिलीफ, लेकिन उसका जो सिम्टम है वो पूरी तरह से नहीं जा रहा है, उसका रोग जो है, उसकी बीमारी है पूरी तरह से नहीं ठीक हो रही। कई बार लोग बोलते हैं मैम केस वापस से आ जाता है, तो वहाँ पर आप उस रेमेडी का कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ें, कौन सी उस रेमेडी की कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है जो उसके एक्शन को पूरा करती है, उसके एक्शन को पूरा करती है। तो वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी के थ्रू आप जा सकते हो आपके पेशेंट के इम्प्रूवमेंट और क्योर के लिए। कई बार हमें इंटर करंट रेमेडी देनी पड़ जाती है ना, बीच में कोई एक ऐसी रेमेडी देनी पड़ जाती है जो अगेन उसके एक्शन को पूरा करती है, और कहीं ना कहीं जो रेमेडी हमने दी थी वो तो पार्शियल से मिनिमम थी, या वो रेमेडी पूरी तरह से काम नहीं कर रही थी, तो हमें इंटर करंट रेमेडी देनी पड़ती है। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी, 2 पॉइंट का हमेशा ध्यान रखिए सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में। एक तो ये कि हमें वेट एंड वॉच करना है। हमारा जो गलत प्रिस्क्रिप्शन होता है, मेरा भी एक्सपीरियंस धीरे धीरे मुझे समझ आ रहा है, और जो भी स्टडीज़ चल रही हैं, जो अपन देखते हैं किंशन सर का लेक्चर अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो मिस्टेक और फेलियर है वो क्यों है, क्योंकि वेट एंड वॉच पॉलिसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपने अपने पेशेंट को कोई डोज दिया है, 30 दी, 200 दिया, 1 दिया, कोई भी CM या LM पोटेंसी में दिया, तो वहाँ पर हमें वेट एंड वॉच करना है। तो कब तक वेट एंड वॉच करें भाई? एक्यूट केसेस में तो हमें रिपीटिशन करना है, सारा कुछ हमने पढ़ लिया है, बट जैसे क्रॉनिक केसेस आए वहाँ पर आप फ्रिक्वेंट जो चेंज करते हैं रेमेडी, वहाँ पर सारा कुछ गड़बड़ हो जाता है। यू हैव टू वेट एंड वॉच एटलीस्ट फॉर 60 डेज। 2 महीने आप आराम से वेट कर सकते हैं विद अदर सैक्रम लैक्टेज या इसके थ्रू, राइट। तो हमें क्या होता है कि हमारी रेमेडी के एक्शन को पता चलता है कि वो कितना एक्ट कर रही है, क्या रिएक्शन शो कर रही है, किस तरह से पेशेंट में चेंजेस आ रहे हैं, राइट। तो वेट एंड वॉच पॉलिसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दूसरा ये है कि जब भी आपने रेमेडी दी है, अगर एम्बुलेशन कम फर्स्ट, एग्रावेशन कम आफ्टरवर्ड, ये कैंट ऑब्जर्वेशन आपको देखने मिल रहा है, तो इट इज़ रॉन्ग। इनिशियली थोड़ा सा एग्रावेशन है, उसके बाद पेशेंट का जो रिलीफ है वो लॉन्ग कंटिन्यूड है, यही हमारी थ्योरी है। एग्रावेशन क्विक, शॉर्ट, स्ट्रॉन्ग विथ रैपिड इंप्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट। दिस इज कंप्लीटली ट्रू। हर पेशेंट में हमें यही देखना है कि उसकी जो एग्रावेशन आपको मेडिसिन दिया, पेशेंट ने बोला डॉक्टर साहब मेरा तो सिम्टम बढ़ गया है, बट दिस विल बी क्विक, शॉर्ट थोड़े टाइम के लिए, स्ट्रॉन्ग एंड कंप्लीट एम्बुलेशन इसके बाद देखने मिले, उसके बाद कोई एग्रावेशन नहीं। कई बार ये लोग जो मिथ लेकर के आते हैं कि होम्योपैथी एग्रावेट करती है, बहुत बढ़ जाता है फिर कम होता है, तो लॉन्ग स्टैंडिंग ऐसा नहीं होता है। तो इन 2 पॉलिसीज़ पे हमें हमेशा ध्यान रखना है कि एक तो वेट एंड वॉच पॉलिसी को आप अपनाएं, इसको हम होम्योपैथ अपनी प्रैक्टिस में इसको कर सकते हैं। एंड दूसरा ये है कि रेमेडी के एक्शन को हमें देखना है किस तरह से रिस्पॉन्स आया है। फ्रिक्वेंट चेंज करने की जो आदत है रेमेडी की, चेंज ऑफ प्लान ऑफ ट्रीटमेंट में जाने से पहले आप अपनी केस टेकिंग को एक बार फिर से रीटैली करें, केस टेकिंग करें, उसको समझें कि कहाँ पर गलती हुई है। अगर समझ में आ रहा है कि नहीं मैंने सिमिलिमम दिया है, बहुत क्लोज रेमेडी है,
कुछ तो गड़बड़ है तो फिर आप वहाँ पर मियाज़मेटिक बैकग्राउंड देख सकते हैं। एंड उसका डाइट एंड लाइफस्टाइल, ये 2 चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं हम होम्योपैथ्स को अपनी मेडिसिन के एक्शन को पूरा करने के लिए। तो आप उसकी डाइट लाइफस्टाइल पे जाकर के देख सकते हैं क्या है जो काउंटर कर रहा है हमारी मेडिसिन के एक्शन को। एंड साथ में दूसरा ये देखना है हमें कि कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है मियाज़मेटिक बैकग्राउंड जो एक्शन को पूरा नहीं कर रहा है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन। ये हमारी प्रैक्टिस का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आफ्टर केस टेकिंग एंड पोटेंसी सिलेक्शन। तो इस पर जरूर फोकस करिए, इस वीडियो को पूरा सुनिए, अच्छे से देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिए और शेयर करिए, और ज़रूर से मेरी हेल्प करिए होम्योपैथी, सही होम्योपैथी को स्टैब्लिश करने में, इससे काफ़ी आगे तक ले जाने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।